Hello students, in this lecture we will be discussing two very important powers given to the President of India, that is firstly the judicial power given to the President of India to pardon the punishments of a convicted person given under Article 72 of the Constitution, and then we will be discussing the legislative powers given to the President of India under Article 123 of the Constitution, and then we will move with the rest of the executives given under part 5 of the Constitution of India. Now Article 72 of the Constitution of India provides a power to the President of India which is basically a judicial power. So किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का ट्रायल होल्ड करना, उसके बाद उसको सज़ा देना और कितनी सज़ा देना है ये भी डिसाइड करना कम्प्लीटली किसके प्रेरोगेटिव है, ये कम्प्लीटली जुडिशियल ब्रांच ऑफ द स्टेट के प्रेरोगेटिव्स हैं. लेकिन आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को एक पावर देता है कि किसी पर्सन को अगर जुडिशरी ने सज़ा भी दे दी है तो उसको भी प्रेसिडेंट जो है माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है. फाइन. सो एक तरह से प्रेसिडेंट को इतनी वाइड पावर दे दी है जिससे वो जुडिशियल डिसीजन को भी ओवररूल कर सकता है. Also, Article 161 of the Constitution of India provides the similar powers given to the governor of a state. लेकिन आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 मतलब जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर हैं और जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर हैं उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जहाँ प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं लेकिन गवर्नर जो हैं वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं. सो अगर इंडिया में डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है. फाइन. सो गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ऑल्दो ही कैन कम्यूट द सेंटेंसेस, ही कैन रिप्राइव रिस्पाइट द सेंटेंसेस, बट ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस. Then there are certain provisions relating to the legislative powers given to the president and the governor. कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को पावर देते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को. फाइन. सो ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट. फाइन. और उसके बाद जो है उन ऑर्डिनेंसेस को हालांकि वो लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है उसके विद इन 6 मंथ्स उन ऑर्डिनेंसेस को जो है लॉ बनाया जाना मैंडेटरी होगा. सो दीज आर द मेन पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज ऑल्सो गिवन the legislative powers, that is he can also promulgate ordinances for the state whenever the state legislative assembly is not in session. Fine. Then after discussing these two powers given to the President of India, we will move with the rest of the executives given under part 5 of the Constitution. Now starting with Article 72 of the Constitution. Article 72 mainly provides with power of President to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. So आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है. सिमिलरली आर्टिकल 161 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर की बात करता है. Fine. So Article 72 says that the President shall have the power to grant pardons, reprieves, respite, remission of punishments or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence. सो आर्टिकल 72 क्लोज 1 बेसिकली कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स हैं. ही कैन पार्डन द सेंटेंस, ही कैन रिप्रीव, ही कैन रिस्पाइट और ही कैन रेमिशन और ही कैन अप्लाई द पावर ऑफ रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट्स. फाइन. तो ये 4 तरह की पावर्स हैं. इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस.
सो बेसिकली अब क्वेश्चन आता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। पार्डन का तो हमें फिर भी पता है कि माफ़ी दे देना, कम्प्लीटली उसको माफ़ी कर देना। और रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। तो चलिए इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले पार्डन। जब प्रेसिडेंट किसी कन्विक्टेड पर्सन को पार्डन करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस पर्सन की सेंटेंस को भी रिमूव करते हैं, सज़ा रिमूव कर देते हैं, उसके साथ ही साथ कन्विक्शन को भी एब्जॉल्व कर देते हैं। फाइन। सो जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उसको उसकी बिल्कुल सज़ा को खारिज ही कर देना और उसकी कन्विक्शन को भी खारिज कर देना ही पार्डन कहलाता है। पूरी तरह से माफ़ कर देना किसी को। देन दी कम्यूटेशन। जब प्रेसिडेंट किसी की सज़ा को कम्यूट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी सज़ा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर अ लाइटर फॉर्म। लाइटर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली हुई है तो उसकी सज़ा को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने को ही कम्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि लाइटर फॉर्म में उसकी सज़ा को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। डेथ सेंटेंस को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, या फिर अगर किसी को मान लो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना भी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस होगा। ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। बेसिकली इंडिया में कोर्ट्स के पास दोनों ही पावर्स हैं, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको सिर्फ जेल में रहना है, उससे मैंडेटरी लेबर नहीं लिया जा सकता है। बट रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केस में उससे जेल में काम भी करवाया जा सकता है, उसको मैंडेटरीली लेबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जेल में कई तरह के काम होते हैं जो उस पर्सन को करने पड़ेंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर किसी को सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो जेल में जो है लेबर भी प्रोवाइड करे। फाइन। सो कम्यूटेशन के केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन फॉर अ लाइटर फॉर्म। नाउ द थर्ड ऑप्शन विद द प्रेसिडेंट इज फॉर रेमिशन ऑफ द सेंटेंस। रेमिशन का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर को चेंज किए बिना उसके पीरियड को रिड्यूस करना रेमिशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मिली है तो उसको रेमिशन करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year दी जाएगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रेमिशन ऑफ दी सेंटेंस। ठीक है। तो फॉर्म चेंज नहीं हुई है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रही है, लेकिन 2 साल की बजाय 1 साल में कन्वर्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उस केस में रेमिशन बोली जाएगी कि रेमिशन हुआ है सेंटेंस का। देन द फोर्थ वन इज रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल रीज़न। किसी स्पेशल रीज़न के कारण किसी की सेंटेंस को कम कर देना रिस्पाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल if a lady is pregnant, so we have a special reason to reduce her sentence. फाइन। सो अगर इस स्पेशल रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट इस प्रेग्नेंट लेडी की सेंटेंस को रिड्यूस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 years से अगर 6 months में कन्वर्ट कर देते हैं, देन वी विल से दैट he has applied his power of respite. Or if the person is physically handicapped or for any other reason also, if there is a special reason to reduce the sentence of the particular person, then it is said to be respite. Then the fifth one is reprieve. reprieve में basically क्या होता है, reprieve के केस में there is a stay of execution of sentence for a temporary period.
सो कुछ टाइम के लिए सेंटेंस को के एग्जीक्यूशन को रोक देना ही रिप्राइव कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो सीवियरली इल है और उसको सज़ा हो गई है 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, तो उसकी सज़ा को जो है कुछ टाइम के लिए स्टे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी सज़ा को बेसिकली एग्जीक्यूट होने से स्टे लगाया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि जब तक वो फिट ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिप्राइव। सो रिप्राइव के केस में स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्प्ररी पीरियड, टेम्प्ररी पीरियड के लिए जब स्टे करते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्राइव। स्पेशल रीज़न के लिए अगर लेसे सेंटेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं रिस्पाइट। और अगर पीरियड ऑफ सेंटेंस रिड्यूस किया जाता है विदाउट चेंजिंग दी कैरेक्टर, उसको बोलते हैं रेमिशन। और अगर लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए सीवियर पनिशमेंट को, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। एंड द completely exonerating the convicted person from sentence as well as conviction is said to be pardoning the convicted person। so ये 5 तरह की तरीके हैं जो अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर अंडर आर्टिकल 72। CRPC के अंडर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे किसी पर्सन की जो सेंटेंस है उसको कम्यूट किया जा सकता है, रिप्राइव किया जा सकता है या रिस्पाइट किया जा सकता है। वो कौन कर सकता है बेसिकली? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो बेसिकली ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन CRPC में ये पावर किसको दी गई है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो पर्टिकुलर पर्सन के सेंटेंसेस को कम कर सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ही यही है। यहाँ पे हालांकि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे किसी की सज़ा को कम, ज़्यादा या माफ़ नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को यहाँ पे भी गवर्नमेंट की ही बात माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उनकी बात मान के ही प्रेसिडेंट यहाँ पे सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं। और CRPC में स्पेसिफिकली वैसे ही मेंशन्ड है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है CRPC का सेक्शन 416। CRPC का सेक्शन 146 जो है वो हाई कोर्ट को एक तरह से पावर देता है। पावर भी क्या, डायरेक्टिव ही है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को डेथ सेंटेंस हुई है, उस केस में हाई कोर्ट को जो है मैंडेटरीली उस लेडी की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइन। सो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना कि सेक्शन 416 जो CRPC का है, वहाँ पे पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि हाई कोर्ट को, ठीक है। तो हाई कोर्ट किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करेंगे एज पर सेक्शन 416। और 416 को हम याद कैसे कर सकते हैं? 4 + 1 + 6 = 11। सो दैट मीन्स अगर हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस केस में एक लाइफ के साथ एक लाइफ और ख़त्म हो जाती है, बिकॉज देर इज़ अ लाइफ विद इन दैट लेडी विच इज़ गोइंग टू बी बोर्न एज अ चाइल्ड। फाइन। सो एक के साथ अगर एक की जान जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट क्या करेंगे कि उस प्रेग्नेंट लेडी की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, डेथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्लोजेज A, B एंड C। क्लोजेज A, B और C जो हैं आर्टिकल 72 की, ये बेसिकली बताते हैं कि किन केसेस में प्रेसिडेंट जो है ये सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इट सेज दैट इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस बाय कोर्ट मार्शल। सो कोर्ट मार्शल से जब भी कोई सेंटेंस या पनिशमेंट मिलती है, उसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं, रिप्रेव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं। सो कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट्स के ऊपर भी आर्टिकल 72 एप्लीकेबल होगा। देन क्लोज B सेज इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस फॉर एन ऑफेंस
अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which the executive power of the union extends. So यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जिन जिन लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है और उनके अंडर अगर किसी को सज़ा होती है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट की पावर होगी कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं या रिप्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जहाँ तक एप्लीकेबल है। अब बात आती है अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर अगर एक्सक्लूसिवली उन लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन नहीं कर पाएंगे। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल भी दिया है कि सेंटेंस ऑफ डेथ भी अगर किसी सिचुएशन में है तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट की ये सारी पावर्स जो है वो एप्लीकेबल रहेंगी। सो सेंटेंस ऑफ डेथ को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं या सस्पेंड भी कर सकते हैं या रिमिट या कम्यूट भी कर सकते हैं। फाइन, सो ये 3 तरह की सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 72 की जो पावर है प्रेसिडेंट की वो अप्लाई करती हैं। नाउ आर्टिकल 72 क्लोज 2 सेज दैट नथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 शेल अफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ on any officer of the armed forces of the union to suspend, remit or commute a sentence passed by the court martial. So अगर कोर्ट मार्शल ने कोई सज़ा दी है और उसके ऊपर किसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर की पावर है टू कम्यूट और सस्पेंड और रिमिट, तो वो पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं वो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 72 जो है उनकी पावर को अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ क्लोज 3 सेज दैट नथिंग इन सब क्लोज सी ऑफ क्लोज 1 शेल अफेक्ट द पावर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नर ऑफ अ स्टेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो आर्टिकल 72 जो है वो गवर्नर की पावर को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। गवर्नर के पास भी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट दी सेंटेंसेस। सो दीज वर द मेन जुडिशियल पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग टू द लेजिस्लेटिव पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, these powers are given under article 123 of the constitution of India. Similarly, the governor is also given the legislative powers under article 213 of the constitution. See, normally the legislature is the only particular organ of the state that can make laws. So हमारे देश में legislature, that is the parliament or the legislative assemblies of the state, are the only entities that are capable of making laws. Fine, the executive only implements the laws, but the executive as such does not have any power to make the laws. But imagine a situation wherein the parliament is not in session. For example, अगर फ़िलहाल का कोविड-19 का टाइम देखें तो अगर हम ये मान के चलें कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ही पॉसिबल नहीं है, या फिर पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अभी नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में और हमें एक बहुत ज़रूरी है किसी लॉ को लेके आना, किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, किसी लॉ को लेजिस्लेट करना, तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेशन में नहीं है और किसी लॉ की सख्त ज़रूरत है, तो इन सिचुएशन से ही डील करने के लिए आर्टिकल 123 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंट को पावर देता है, और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक दी लॉ। ठीक है, तो इवन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट कैन मेक लॉ ड्यूरिंग दी severe times that call for immediate law. Fine. So article 123 is one article that actually provides legislative powers to the executive branch of the state. Similarly, article 213 of the constitution provides the similar powers to the governor of the state also. अगर किसी सिचुएशन में legislative assembly of the state is not in the session, in that case the governor also can make the law for the time being. लेकिन क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाते हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली एप्लीकेबल होंगे या कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वो अप्लाई होते हैं?
So we will see all these provisions with regard to ordinances. और जो president जो law बनाते हैं अंडर आर्टिकल 123 उनको हम नॉर्मल लेजिस्लेशन या एक्ट नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस, और उस पूरे एक्ट को बोलते हैं प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस. सो मेकिंग ऑफ लॉज बाय द प्रेसिडेंट इज नोन एज प्रोमलगेशन ऑफ ordinances. Fine. So let's look at article 123 of the constitution. So article 123 provides with the power of president to promulgate ordinances during recess of parliament. अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल कोई पावर नहीं है टू प्रोमलगेट ऑफ एन ऑर्डिनेंसेस. लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं टाइम्स में द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस. सो इट सेज if at any time except when both the houses of parliament are in session. So जब दोनों houses parliament of session के जो when both the houses of parliament are not in session, only in that situation. For example अगर एक house of parliament session में है, for example लोकसभा सेशन में है लेकिन राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जा सकता है? द आंसर इज यस. उसका रीज़न क्या है कि जब कोई लॉ बनता है तो वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना मैंडेटरी होता है, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास उनकी एसेंट के लिए जाता है. ठीक है, तो सिर्फ एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट से काम नहीं चलता है लॉ बनाने के केस में, दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में होने चाहिए. फाइन. सो व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन and the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, और president को लगता है कि ऐसे circumstances हैं जहाँ पे उनको immediate action लेना है, in that case he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require. So वो कोई भी ordinance promulgate कर सकते हैं जो उनको सही लगे. सो प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से किसी भी सिचुएशन में ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है. क्लोज 2 सेज एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द सेम force as an act of the parliament, as if the law has been made by the parliament itself. But every such ordinance shall be laid before both the houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament. Fine. So अगर president ने ordinance promulgate कर दिया है तो वो सिर्फ तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रीअसेंबल नहीं हो जाती है. अब अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेज जो हैं वो पार्लियामेंट के सेशन में आ गए हैं तो अब जो है इस रीअसेंबली के विद इन 6 वीक्स जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना मैंडेटरी होगा ऑन द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. और अगर इस रीअसेंबली के विद इन 6 वीक्स ये ऑर्डिनेंस को लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट ने तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस विल सीज टू हैव एनी इफेक्ट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है उसकी एप्लीकेशन जो है टिल इन्फिनिटी नहीं होती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर भी हो जाता है. To be specific, on the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament, or if before expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both the houses of parliament. और अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट रीअसेंबल हो गए और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दिया तो वहाँ पे भी द ऑर्डिनेंस विल सीज टू हैव एनी इफेक्ट upon the passing of second of those resolution. Fine. So अगर आर्टिकल 123
क्लोज 1 सब क्लोज ए की रीडिंग से हम जाने तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है इफ़ेक्टिव हो सकता है? पार्लियामेंट की रीअसेंबली के विद इन 6 वीक्स उसको लॉ बनाना मैंडेटरी होगा। सो पार्लियामेंट जैसे ही रीअसेंबल होती है उसके 6 वीक के बाद जो है ऑर्डिनेंस विल लूज इट्स इफ़ेक्ट, ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितने टाइम पीरियड तक जो है रीअसेंबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ द पार्लियामेंट हैव टू मीट एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 बार जो है एक साल में रीअसेंबल होना मैंडेटरी है। सो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 6 महीने में तो एक सेशन आ ही जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है कोई भी सेशन आने में। सो मैक्सिमम 6 मंथ्स में रीअसेंबल होंगे और रीअसेंबल होने के विद इन 6 वीक्स तक जो है वो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल रहेगा। अगर उस 6 वीक्स में लॉ बना दिया है उस ऑर्डिनेंस को तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई काम नहीं किया गया है पार्लियामेंट में तो उस केस में इट विल सीज टू हैव इफेक्ट। तो मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ्स, 6 वीक्स के लिए जो है कोई भी ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होता है। नाउ क्लोज बी सेज दैट दी ऑर्डिनेंस में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय दी प्रेजिडेंट। सो प्रेजिडेंट को अगर लगता है कि वो स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल सर्कमस्टेंस अब नहीं है, इन दैट केस ही कैन ऑल्सो विड्रॉ दी ऑर्डिनेंस। नाउ एक्सप्लेनेशन सेज वेयर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड to reassemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purpose of this clause. So for example अगर लोकसभा 1 अप्रैल को जो है रीअसेंबल हुई है और राज्यसभा 1 मई को रीअसेंबल हुई है तो उस केस में हम जो रीअसेंबली की डेट है वो 1 मई मानेंगे। सो जो पीरियड है 6 वीक्स का वो 1 मई से काउंट किया जाएगा। Now clause 3 says if and so far as an ordinance under this article makes any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void. So अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई ऑर्डिनेंस बना दिया है जिसके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ नहीं बना सकता है तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो वॉइड करार कर दिया जाएगा। देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एरियाज इन द इंडियन पॉलिटी एंड द रीज़न इज़ दैट इन केस ऑफ पार्लियामेंट वी हैव ऑल द पार्टीज़, ठीक है, हर एक स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से लोग जो हैं पार्लियामेंट में गए होते हैं और पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाता है तो एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि लोगों की जो है एसेंट है उसके पास, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो लॉ बनाया है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव और द प्रेसिडेंट व्हेन ही मेक्स द लॉ, इन दैट केस कैन वी से दैट इट इज़ हैविंग द कंसेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स ने लॉ बनाया है, ना कि लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने। फाइन। सो इसीलिए कभी कभी जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो क्रिटिसाइज भी की जाती है कि इट इज़ एक्चुअली अ वे टू बाईपास द विल ऑफ द पीपल। कभी कभी सरकार अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंसेस भी बना देती है जो अगर पार्लियामेंट में जाता तो शायद कभी भी लॉ नहीं बन पाता, क्योंकि सारी पार्टीज़ की उसको जो है एसेंट नहीं मिल पाती। सो दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट an arbitrary power and it was held in the case of D.C. Wadhwa versus State of Bihar. So it is a 1987 judgment. So this is a landmark judgment on ordinance making power of the president. In this case the Supreme Court of India actually held that successive repromulgation of ordinances without attempting to get it passed by the parliament would
amount to violation of the constitution. फाइन. सो ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट करते रहते हैं. देखो नॉर्मली ऐसे होता है कि मान लो ऐसा कोई लॉ है जो सरकार को लग रहा है कि अगर पार्लियामेंट में गया तो शायद कभी पास ही नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सरकार क्या करती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर देती है और ऑर्डिनेंस को जो है बार बार जो है रीप्रोमलगेट करती रहती है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बार बार सरकार को 6 मंथ्स 6 वीक्स का टाइम मिलता रहता है. तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जो है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि सक्सेसिव बार बार रीप्रोमलगेशन जो है किसी भी ऑर्डिनेंस का वुड अमाउंट टू बी ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो सरकार का जो पहला काम क्या होना चाहिए कि जैसे ऑर्डिनेंस पास किया उसको जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में जो है बिल बना के जो नॉर्मल लॉ बनते हैं उसके जो रूल फॉलो किए जाते हैं वो रूल फॉलो करके उसको प्रॉपर लॉ बनाया जाए, ना कि ऑर्डिनेंसेस के बेसिस पे सरकार चलाई जाए. So these were the two main powers given to the President of India. The first one is the power given under Article 72, wherein he can grant pardon, suspend or commute the sentences. And the second one is the power to promulgate ordinances under Article 123. तो ये दोनों ही आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्पेशल आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है टू पार्डन और सस्पेंड और कम्यूट दी सेंटेंसेस, और या फिर किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पावर दी गई है टू प्रोमलगेट दी ऑर्डिनेंसेस. सो इसको एक तरह से याद करने का एक तरीका क्या है कि 7 + 2 = 9. 9 को हम हिंदी में बोलते हैं 9. सो 9 सज़ा. एक तरह से प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे सज़ा को या तो कम करते हैं या माफ़ कर देते हैं, तो उस पर्सन को जो है 9 सज़ा, कोई सज़ा एक तरह से नहीं बची रहती है, अब उसको कोई सज़ा जो है वो काटनी नहीं पड़ेगी. सो 9 सज़ा का प्रोविज़न कहाँ है? 7 + 2 आर्टिकल 72 में. ऑल्सो आर्टिकल 123 प्रोवाइड्स विथ प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस. इसको याद करने का तरीका क्या है कि ऑर्डिनेंसेस को जब प्रोमलगेट किया जाता है तो उसको जो है बड़ा ही आसानी से लॉ बन जाता है वो. ठीक है, तो हालांकि पार्लियामेंट में जब कोई लॉ बनता है तो उसको फुल फ्लेजेड प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है लॉ बनना. फर्स्ट हियरिंग होती है, सेकंड हियरिंग होती है, उसके बाद दोनों हाउसेस में वोटिंग होती है. ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस के केस में क्या होता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने चाहा और झट से लॉ बन गया. ठीक है, सो यहाँ पे कोई फुल फ्लेजेड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है. प्रेसिडेंट ने बोला 1 2 3 गो और लॉ बन गया. ठीक है, सो 1 2 3 ऑर्डिनेंस इज रेडी, लॉ इज रेडी. सो आर्टिकल 123 प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 72 नो सजा, the power of president to pardon or suspend or commute the sentences. Fine. So these were the main provisions relating to the powers of the president of India given under the constitution. Can you tell me who is the present president of India and वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल? So just do little bit research on this particular aspect and also find out who was the main contestant that he defeated in the presidential election और कितने वोट से उन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया था. फाइन. नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट ऑफिस अंडर द Constitution of India and he is the highest executive also. Then the second in line is the Vice President of India. Vice President of India is also a very important post, although it is not as important as the President of India, but nevertheless we cannot ignore the importance of the post of President of India, Vice President of India as well. The main purpose or you can say the main role of the Vice President of India is as the ex officio chairman of the Rajya Sabha.
सो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जो है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ चेयरमैन रहते हैं। हालांकि जो लोकसभा के जो हेड मेन जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं स्पीकर, ठीक है। तो लेकिन राज्यसभा के केस में कोई उस पर्टिकुलर हाउस का मेंबर इलेक्ट होके या वोटिंग होके स्पीकर नहीं बनता है या चेयरमैन नहीं बनता है, बल्कि हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। दिस इज़ द मेन रोल विच इज़ बीइंग प्लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, whenever there is any vacancy in the president of the office of the president of India, for example if the president of India is ill or he is abroad or the president of India has died and the election have not yet been conducted, in that case it is the vice president of India who will hold the office of the president of India and will act as the president of India for the time being. Fine, so let's discuss the statutory or the constitutional provisions with regard to Vice President of India. Article 63 says is the main provision with regard to Vice President of India, and it says that there shall be a Vice President of India. So similarly, as there is a provision under Article 52 which says that there shall be a President of India, similarly Article 63 says that there shall be a Vice President of India. Now Article 64 provides a power to the Vice President of India basically, and it says that the Vice President to be ex officio Chairman of Council of States. So the Vice President shall be ex officio. Ex officio का मतलब क्या है? just by the virtue of being in that office, just because he is the vice president, automatically he will be the chairman of Council of States. So he will be the ex officio chairman of Council of States. राज्यसभा के चेयरमैन वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट तो वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन इस ऑफिस के अलावा वो कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करेंगे. देन प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड when the vice president acts as president or discharges the functions of the president under article 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of the council of states and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of council of states. So whenever the vice president is acting as the president, for example if the president is ill and he is not able to come to the office, in that case the vice president will act as the president. अब प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं उस केस में he will not perform his duties as the chairman of council of state. So basically for the time being he will cease to be the chairman of the council of states. और उनको जो council of states के चेयरमैन होने के नाते जो सैलरी या अलाउंसेस मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे. बेसिकली अब उनको जो प्रेसिडेंट को जितने बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जितने बेनिफिट्स थे वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे फॉर द टाइम बिंग. ये टेम्प्रेरी प्रोविजन ही ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्प्रेरी टाइम के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं. उसके बाद तो या तो प्रेसिडेंट वापस आ जाते हैं या फिर इलेक्शन हो जाता है. Then Article 65 says that the Vice President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of President. So whenever the President is not present as such, in that case Vice President will act as the President. So in the event of occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, इन दैट केस द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू फिल सच वैकेंसी. सो जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट
का रोल अदा करने लग जाते हैं। और कब तक वो उस प्रेसिडेंट के रोल में रहते हैं, जब तक नया प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होके नहीं आ जाता है। When the president is unable to discharge his functions owing to his absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resumes his duties. So if the president is absent due to his illness, in that case vice president will act as the president till the time president resumes his duties. Then clause 3 says, the vice president shall, during and in respect of the period while he is so acting as or discharging the functions of president, have all the powers and immunities of the president, and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament by law, until provision in that behalf is so made. Such emoluments, allowances and privileges are specified in सेकेंड शेड्यूल। सो जब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, उस केस में जितने भी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, बेसिकली जितने बेनिफिट्स प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो सारे वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे, बिकॉज ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। सो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइन। सो मान लो अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है और ही इज़ नॉट एबल टू कम टू हिज ऑफिस ड्यू टू हिज इलनेस, तो उस केस में कौन उनका प्लेस लेगा? क्योंकि हमारे देश में जो है प्रेसिडेंट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें सारी जो ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे कम से कम कोई और पर्सन तो फॉर द टाइम बिंग इंस्टॉल किया ही जाए, वो पोस्ट खाली नहीं रह सकती है किसी भी सर्कमस्टेंस में। फाइन। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या फिर ही हैज़ बिकम इल एंड ही इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, इन दैट केस द वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी या तो डेथ हो गई है या फिर ही ऑल्सो हैज़ बिकम इल, ठीक है। तो ऐसा तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो मान लो प्रेसिडेंट साहब को कोरोना हो गया, ही हैज़ गॉन इनटू 14 days क्वारंटीन, and now the vice president has also been affected with COVID-19 and he has also gone into 14 days quarantine। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? प्रेसिडेंट का होना तो ज़रूरी है। अब प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा? नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एज अ प्रेसिडेंट बनने का, एज अ प्रेसिडेंट जो है उनको रोल प्ले करने का मौका दिया जाएगा। रोल प्ले तो क्या, बट मतलब ही विल होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग। तो ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट सही। अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now Article 66 provides with the election of Vice President। कौन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होंगी? सो द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय whom? बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। सो प्रेसिडेंट जो है वो भी एक इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज के मेंबर्स के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात जो है क्या वोटिंग का क्या तरीका अपनाया जाएगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अप्लाई किया जाता है दोनों ही प्रोविजंस, वही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी किया जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स थे वो कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही। सेकेंडली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड एमएलएज जो हैं वेरियस स्टेट्स के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये 3 मेन एंटिटीज़ होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे मेन बात ध्यान रखने की ये है कि जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं, एमएलएज जो हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और वो मेंबर्स चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने का जो है अधिकार दिया जाता है। हालांकि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो फॉर एग्जांपल रेखा और सचिन तेंदुलकर, दे कैन वोट for the election of vice president of India, but they cannot vote for the election of president of India. Now article 66 clause 2 says that the president shall not be a member of either house of parliament or of a house of legislative assembly of the state, and if a member of either house of parliament or a house of the legislature of any state is elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as a vice president. So जो MPs या MLAs हैं, they cannot become the vice president of India. और अगर कोई सिटिंग MP या MLA है, उसने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया और अगर वो जीत भी गया, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जैसे ही उसने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर किया, ही विल सीज टू हैव वैकेटेड हिज पोस्ट एज दी MP और MLA। उसकी जो MP या MLA की सीट जो है उसी टाइम वैकेंट मान ली जाएगी। Then article 66 clause 3 says that no person shall be eligible for election as vice president unless, so क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करने के लिए। फर्स्टली ही शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो सिटीजन्स कैन नॉट बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन ही हैज़ completed द एज ऑफ 35 ईयर्स, सो मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में मिनिमम एज 35 ईयर्स ही है। एंड ही इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने की उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फाइन, सो ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन के लिए सेम है। दोनों को ही सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और दोनों को ही जो है मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड क्वालिफिकेशन है ये दोनों में अलग है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट कर रहा है, ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ दी लोकसभा। लोकसभा का मेंबर क्वालिफाइड बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए जो भी पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि ही इज़ टू बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उनकी क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन के बराबर होनी चाहिए। फाइन, नाउ क्लोज 4 says that a person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office of profit under the government of India or government of any state or under any local or other authority subject to the control of any state governments. So जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, ही शैल नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट एक्सप्लेनेशन जो है वो कहती है
कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट of the union or governor of any state or minister either of the union or the state, they shall not be deemed to be holding office of profit for the purpose of this particular article. So अगर कोई person president है, he can contest the election for vice president. If the person is already the vice president, then again he can contest the election for vice president. Or if the person is governor or a minister in the government, in that case also he can contest the election of the vice president, and his post shall not be deemed to be holding as the office of profit. Then article 67 provides with the term of office of president, कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर रहेगा. So article 67 says that the vice president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. So कितने साल का टेन्योर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का भी? 5 साल का. प्रेसिडेंट का भी 5 साल का ही टेन्योर है. Now proviso says provided that a president may by writing under his hand addressed to the president resign his office. So अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहें तो वो उनका टेन्योर पूरा होने से पहले रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको एड्रेस करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. फाइन. सो वाइस प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है एड्रेस करेंगे. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किसको एड्रेस करते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो एक दूसरे को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करते हैं. अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल and agreed to by the house of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given to of the intention to move the resolution. अब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है ये दिया था आर्टिकल 61 में, दैट इज द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए बेसिकली उनका इम्पीचमेंट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को इक्वल पावर दी गई थी. उनमें से किसी में भी वो रेजोल्यूशन जो है इनिशिएट किया जा सकता था. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू बी firstly passed by the Rajya Sabha by a majority of then members of the council. ठीक है, तो मेन रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद वो जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा में जाता है और लोकसभा को जो है सिर्फ एग्री करना है टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा. सो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में राज्यसभा प्लेज अ मच मोर पावरफुल रोल देन द लोकसभा. और राज्यसभा ये जो रिजोल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो तभी इनिशिएट कर सकती है आफ्टर गिविंग 14 days नोटिस टू द वाइस प्रेसिडेंट. देन क्लोज सी सेज दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना ऑफिस तब तक होल्ड कर सकते हैं, बेशक से उनका 5 साल का टेन्योर भी ख़त्म हो गया है, लेकिन जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आया है तब तक वो जो पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 5 साल हो गए हैं और अगर अगले 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है तो उस केस में 5.5 years के लिए भी वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. फाइन. Now Article 68 provides with the time of holding election to fill vacancy in the office of Vice President and the term of office of person elected to fill casual vacancy. So अगर अब वाइस प्रेसिडेंट के का टर्म ख़त्म होने वाला है या फिर उनके ऑफिस में वैकेंसी आ गई है तो उस केस में कितने टाइम पीरियड में इलेक्शन कराना होगा? दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 68. So it says an election to fill a vacancy
caused by expiration of the term of the office of vice president shall be completed before the expiration of the term. So पुराने वाइस प्रेसिडेंट के 5 साल का टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवा देना चाहिए. Now clause 2 says an election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible. अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन कराया जाए आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी. तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड ऐसा मेंशन्ड नहीं है, ठीक है. तो जितना जल्दी हो सके का मतलब तो हम कुछ भी मेंशन कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. हालांकि प्रेसिडेंट के केस में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड था कि जैसे ही प्रेसिडेंट पुराने वाले प्रेसिडेंट की मान लो डेथ होगी या फिर रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने या उनको रिमूव कर दिया गया थ्रू इम्पीचमेंट, तो उसके बाद जो है 6 मंथ्स के अंडर जो है उस नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना मैंडेटरी किया गया, ठीक है. तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाना चाहिए. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है. वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, सिर्फ इतना कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस वैकेंसी को फिलअप किया जाए. देखो इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनके बिना काम नहीं चलता है. फाइन, तो प्रेसिडेंट की मान लो डेथ होगी तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम तो कर रहे हैं लेकिन कितने टाइम के लिए करेंगे वो, ठीक है. तो एक परमानेंट प्रेसिडेंट तो हमें चाहिए. सो उसके लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है. उस वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम तो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और अगर मान लो पोस्ट खाली भी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की तो उस केस में जो एक ग्रुप ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है उनमें से कोई भी फॉर द टाइमिंग चेयरपर्सन एक्ट कर सकता है राज्यसभा का. सो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं भी है हमारे देश में तो उनके बिना काम चल सकता है. सो इसीलिए कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑन वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस. Now Article 69 provides with the oath or affirmation by the Vice President. So President की भी oath और affirmation जो है President के provisions के साथ ही थी. So जो oath and affirmation Schedule 3 में दिए गए हैं तेरी कसम वाले, उनके ऊपर उनमें जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ नहीं दी गई है क्योंकि इनकी ओथ जो है आर्टिकल्स के साथ ही दे दी गई हैं. So Article 69 provides with the oath or affirmation by the Vice President. So when a person becomes the Vice President, he will take an oath or affirmation. So every Vice President shall before entering upon his office make and subscribe before whom? Before the President or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation. So पहली बात तो ये है कि जब कोई Vice President बनता है तो वो किसके सामने ओथ लेते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं. सो प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? याद कीजिए, हु सब्सक्राइब्स ओथ टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उनको ओथ कौन दिलाते हैं? दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. फाइन. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक ऐसी पोस्ट है जिनको ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं. बाकी जो जितने भी मेन पोस्ट हैं इंडिया में, बी इट दी वाइस प्रेसिडेंट, बी इट दी प्राइम मिनिस्टर और दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन सबको ओथ जो है प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं. सो प्रेसिडेंट शैल सब्सक्राइब द ओथ टू दी वाइस प्रेसिडेंट. और क्या ओथ लेंगे वो? आई name, do swear in the name of the God or solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law
established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. So this is the oath that he takes before entering upon his office. Now Article 70 provides with the discharge of president's function in other contingencies. So basically Article 70 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को पावर देता है to act as the president. So Parliament may make such provision as it thinks fit for discharge of the functions of the president in any contingency not provided for this chapter. So basically Parliament के पास पावर है कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी काम आता है तो वो उसको कैसे डिस्चार्ज करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे डिस्चार्ज करेंगे, ये बात करता है आर्टिकल 70. So Parliament can make law with regard to how the President will act. Then Article 71 provides with the matters relating to or connected with the election of the President or Vice President. अब मान लो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई बोलता है कि जी मैंने वोट किसी को दिया था, किसी और को वोट चला गया, या फिर कोई पर्सन बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो तो एलिजिबल ही नहीं थे प्रेसिडेंट बनने के लिए. सो ऑल दीज सोर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट, हाउ डू वी रियली सोल्व दीज डिस्प्यूट्स? सो नॉर्मली अगर कोई एमपी या एमएलए इलेक्ट होता है तो उनकी इलेक्शन के डिस्प्यूट को कौन डील करता है? इलेक्शन कमीशन. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन डील करता है? ये दिया हुआ आर्टिकल 71 में. So Article 71 clause 1 says that all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by whom? By the Supreme Court, whose decision shall be final. So president या vice president के election में कोई dispute आता है, कोई भी किसी तरह का कोई इशू अराइज होता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट. ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है. हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर नहीं है टू डील विद द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो भी डिसीजन ले लिया वो डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनता है जिससे क्वेश्चन भी आता है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है देन हु वुड इंक्वायर इनटू द डिस्प्यूट? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेंगे वो फाइनल होगा. इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं थी टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनका इलेक्शन वॉइड घोषित कर दिया जाए, इन दैट केस acts done by him by the president or vice president in exercise and in performance of the powers and duties of the office of president or vice president as the case may be on or before the date of decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration. So vice president या president of India ने जितने भी काम किए हैं during their tenure before their election getting before their इलेक्शन गेटिंग वॉइड, तो वो सारे काम जो हैं इनवैलिडेट नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ अपने बिहाफ पे तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं. तो बेशक से वो काम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे हुआ हो लेकिन मेन जो काम किया वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर का ही रिकमेंडेशन था जिसके ऊपर उन्होंने काम किया. तो अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड भी हो जाता है तो उन्होंने जितने काम किए हैं वो इनवैलिडेट नहीं होंगे. नाउ आर्टिकल 71 क्लोज 3 सेज दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर relating to or connected with the election of a president or vice president. So parliament जो है law बनाएंगे with regard to election of the president or vice president. Now clause 4 says that the election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of existence of any vacancy for whatever reason among the members of electoral college. So अब अगर vice president या president के election में कोई पर्सन आके ये डिस्प्यूट रेज करता है कि जी जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उस दिन तो मैं आया ही नहीं था, मैं एब्सेंट था,
तो उस बेसिस पे जो है कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. So these were the main provisions whenever any dispute arises as regard to the election of president or vice president. These are given under article 71. So इसमें मेन बात एक तो ध्यान रखने की यही है कि कोई भी डिस्प्यूट आता है अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सिर्फ एक ही अथॉरिटी के पास पावर है उस डिस्प्यूट को डील करने की, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोल दिया वो फाइनल माना जाएगा. Now Article 73 provides with the extent of executive power of the Union. So as I already told you, there are three branches of the Union. The first one is legislature, the second one is executive and the third one is judiciary. So Article 73 basically बात कर रहा है कि जो executive branch है Union की, उसकी power कहाँ तक है. So clause 1 says that subject to the provisions of this article, the executive power of the Union shall extend to the matters with respect to which Parliament has power to make laws. So in whichever area the Parliament can make law, in that particular area the executive power of the Union will also be applicable to the for example यूनियन लिस्ट. सो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज, और यूनियन लिस्ट के केस में जो है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनकी भी पावर जो है एक्सटेंड करेंगी. टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट. सो मान लो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर भी जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन की पावर जो है एक्सरसाइजेबल रहेगी. नाउ द प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर रेफर टू इन सब क्लोज ए शैल नॉट सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एक्सटेंड इन एनी स्टेट to the matters with respect to which the legislature of the state has also power to make laws. So प्रोवाइजो जो है आर्टिकल 73 का वो बेसिकली यूनियन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल कर देता है, और ये कह रहा है कि जिस एरिया में स्टेट की एक्सक्लूसिव पावर है, किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, वहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो अप्लाई नहीं होगी unless the constitution itself has given this power to the executive. Fine. So state list है basically. Also the concurrent list, क्योंकि ये बात कर रहा है when in which area the state legislature also has power to make laws. So basically ये concurrent list भी इसमें include कर रहा है कि ऐसी areas जहाँ पे state की भी power है. सो कंकरेंट लिस्ट में यूनियन की भी पावर और स्टेट की भी पावर है, तो ऐसे एरियाज़ में जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन है उसकी पावर जो है ऐसा एक्सरसाइजेबल नहीं है, सिर्फ तभी एक्सरसाइज की जा सकती है जब पार्लियामेंट ने स्पेशली उसको पावर दी हो. फाइन. सो अदरवाइज जहाँ तक पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर है यूनियन लिस्ट में, वहाँ तक जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की भी सारी पावर्स होंगी. Now clause 2 says until otherwise provided by parliament, a state and any officer or authority of a state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which parliament has power to make laws for that state such executive power or functions as the state or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this constitution. So clause 2 basically talks about pre-constitutional conventions और pre-constitutional position कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर किसी को पर्टिकुलर पावर दी गई थी वो स्टिल उस एरिया में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. So these were the main provisions with regard to the powers given to the President of India as well as the provisions relating to the post of the Vice President of India and what happens when any dispute arises as to the election of President or Vice President, that is which is the authority that can decide the dispute arising out of the election of the Vice President or President of India.
Now let's discuss some questions from these provisions. The first question is, who presides over the sessions of Rajya Sabha? President, Speaker, Deputy Speaker और Vice President. तो राज्यसभा के सेशंस को कौन प्रिजाइड ओवर करता है? Who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? The Vice President. So the Vice President basically presides over the sessions of Rajya Sabha. The answer is option D, Vice President. Who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Vice President of India, President of India, Chief Minister of India or Prime Minister of India? So the ex officio chairman of the Rajya Sabha is the Vice President of India. जो भी Vice President of India होते हैं, just by being as the Vice President of India, he naturally becomes the ex officio chairman of the राज्य सभा. अगर आप लोगों ने राज्यसभा या लोकसभा चैनल जो आते हैं टीवी पे, अगर आपने वो देखे हैं तो उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है कि कौन प्रिजाइड ओवर करता है बेसिकली इनके सेशन. तो राज्यसभा और लोकसभा जो हैं दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों ही अलग अलग जो हैं बैठते हैं. अब लोकसभा का जो सेशन होता है उसको कौन प्रिजाइड ओवर करता है? एक पर्सन जो है वो मेन सीट में होता है, वो पूरे हाउस को एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है कि किसको बोलना है, किसको कितना टाइम देना है, या क्या क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी पूरे दिन की. सो ही इज़ बेसिकली हेडिंग दी हाउस. सो हु इज़ हेड ऑफ दी लोकसभा? दी स्पीकर. स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो ही इज़ बेसिकली दी हेड ऑफ दी लोकसभा. एंड हु इज़ दी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का कोई सेशन होता है तब भी एक पर्सन जो है वो फ्रंट में होता है, हु इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग द होल हाउस. दिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो राज्यसभा के सेशन को प्रिजाइड ओवर करते हैं, और स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के सेशन को प्रिजाइड ओवर करते हैं. फाइन. दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि स्पीकर जो होते हैं वो बेसिकली लोकसभा के मेंबर भी होते हैं. ही इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा. लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज़ नॉट एट ऑल अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर हुए बिना भी वो उसके चेयरपर्सन होते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए, PM and all governors. Option B, members of parliament. Option C, only council of ministers. Option D, ministers of union government and all chief ministers. So वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो मिल के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं. सो बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो द आंसर इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Vice President of India may be removed from his office by impeachment, a resolution passed by Lok Sabha and Rajya Sabha with 2/3 majority, a resolution passed with a 2/3 majority in a joint session of Parliament, or a resolution passed by Rajya Sabha with simple majority and agreed to by majority of Lok Sabha. So Vice President को remove करने का basically क्या तरीका है? The Vice President of India can be removed by a resolution passed by the Rajya Sabha with a simple majority. So यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत नहीं है. अगर राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देती है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा जो है वो उस रेजोल्यूशन पे एग्री अपॉन कर जाए, इन दैट केस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स रिमूव्ड. सो कोई
बहुत जो है टफ टास्क नहीं है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का जो पूरा टास्क है वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है और दोनों ही हाउसेस से वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स एंड सब्सक्राइब्स ओथ और अफर्मेशन बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो किसके सामने ओथ लेते हैं? कि सब्सक्राइब्स ओथ और अफर्मेशन बिफोर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट के सामने वो ओथ लेते हैं। नाउ इफ द पोजीशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है देश में। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन दैट सिचुएशन हु विल बी acting like the vice president of India, who will hold the office of the vice president of India? Option A, the prime minister. Option B, the chief justice of India. Option C, the speaker of Lok Sabha. और option D, none of the above. So president नहीं है तो तब वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अब दोनों ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कौन एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट shall be inquired into and decided by the Supreme Court, Election Commission of India, Parliament in consultation with Election Commission of India, or elected members of Parliament and state legislative assemblies. So प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो कौन डिसाइड करता है उसको? द ओनली अथॉरिटी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उस डिस्प्यूट को डिसाइड करता है, और वो जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दैट विल बी फाइनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी कन्विक्टेड पर्सन की सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं? कम्यूट का मतलब क्या होता है? टू सब्सटीट्यूट लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से फॉर एग्जांपल सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन केसेस में कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को? ऑप्शन ए, पनिशमेंट और सेंटेंसेस बाय अ कोर्ट मार्शल। ऑप्शन बी, punishment or sentences for an offence against law relating to a matter to which the executive power of the union extends. Option C, when sentence is a sentence of death. So किन cases में president of India commute कर सकते हैं sentences को under article 72? Under all these circumstances the president of India can commute the sentence. So the answer is option D, all of these. The next question is the power to grant pardons, reprieve, respite, remissions of punishments, etc. under Article 72 of Constitution is exercisable by the President of India on the advice of Prime Minister, on his own as head of Union, on the advice of Council of Ministers, or on the advice of the Law Minister. So Article 72 में जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट की, वो प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज करते हैं, किसकी एडवाइस पे एक्सरसाइज करते हैं? सो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये पनिशमेंट्स को पार्डन करें या रिप्राइव करें, बल्कि ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। नाउ हु इज़ दैट पर्सन? सो प्रेसिडेंट जो है अपने सारे काम बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। सो ये वाली जो पावर है आर्टिकल 72 की, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्सरसाइज करते हैं। एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट इज
So this is what we will be discussing in the next lecture. So this is it for today's lecture. Please keep following the lectures and please keep revising whatever you have studied in the previous lectures. Thank you.